हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट इज 2019 का। ये होने वाला है पार्ट 2 बिकॉज हमने पार्ट 1 देख लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो जाके देखिए एंड देन ये पार्ट आके देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि लास्ट पार्ट में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको पूछा गया था अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 45 जो इंसुलिन प्रिपरेशन होता है वो कौन से टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए। सो इसके ऑप्शन में से एज पर दिस आंसर की बिलो 1 डिग्री सेल्सियस ये आंसर है, लेकिन एज पर वेरियस सोर्सेस जो करेक्ट आंसर है वो है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। सो प्लीज मेक दिस करेक्शन कि जो करेक्ट आंसर है वो है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर इंसुलिन स्टोरेज। जो बिलो 1 डिग्री सेल्सियस है दिस इज रॉन्ग आंसर एज पर दिस आंसर की। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस देखे थे, आज हम पूरा पेपर डिस्कस कर लेंगे। 51 क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चंस तक सारा डिस्कस कर लेंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल स्किल्स डील्स विथ, कंसेप्चुअल स्किल्स जो होती है वो किससे डील करती है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी प्रोसेस, ऑप्शन सी आइडियाज या ऑप्शन डी थिंग्स। सी ये जो सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, पिछले पार्ट में भी होगा, काइंड ऑफ वियर्ड या जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सो ये क्वेश्चंस को आप जनरल थिंकिंग पर्पज से भी सोचोगे तो सॉल्व हो जाएगा आपसे। सो पहले तो मुझे बताओ, कंसेप्चुअल स्किल मतलब कोई भी कंसेप्ट अराइज होना, दिमाग में कोई कंसेप्ट आना, आइडिया आना, लाइक आपकी स्किल्स, कंसेप्ट मेकिंग स्किल। अगर आपको कहा जाए कि आपको कोई कंसेप्ट समझ गया है तो ये आपके आइडिया के बेसिस पे आप वो कंसेप्ट को समझ के लेते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आइडियाज। द कंसेप्चुअल स्किल्स डील विथ आइडियाज। जो पीपल से डील करने वाली स्किल होती है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम इंटरपर्सनल स्किल। क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, देन जो प्रोसेस से रिलेटेड होती है उसको हम मैनेजेरियल स्किल्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं आपको कहूंगी व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, ये देख लीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, क्या ये एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस पे सवाल उठ सकता है। देन ये इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीजें पार्ट बनाती है। देन आइडियाज में आपको बताऊंगी। कंसेप्चुअल स्किल्स जो होती है उसमें क्या क्या आता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, देन डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इस तरह की सारी स्किल्स जो है वो कंसेप्चुअल स्किल्स के अंदर आती है। उसी तरह से आपको देखना इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है और उसमें कौन सी चीजें आती है। गॉट इट? सो 51 क्वेश्चन डन। देन इज क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें कहा गया है इट इज पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन। ये भी करंट अफेयर पार्ट में बोल सकते हैं या जनरल नॉलेज पार्ट में कंसिडर कर सकते हैं आप इसको। इसमें पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट। बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक पॉलिटी के भी बारे में पता है, पॉलिटिक्स के बारे में पता है, किस तरह से एक ओवरव्यू पता है कि किस तरह से हमारा पार्लियामेंट, हमारा लीगल सिस्टम वर्क करता है, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राज्यसभा, ऑप्शन बी इज लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन सी इज लोकसभा या ऑप्शन डी इज कॉर्पोरेशन असेंबली। ठीक है, तो इसका आंसर है राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। उसी तरह से लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। देन उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में ये लोकसभा और राज्यसभा जो है वो दोनों मिलके लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है। ठीक है, एंड देन उसके बाद स्टेट में, स्टेट के बेसिस पे अगर देखें तो ये सेंटर के बेसिस पे राज्यसभा और लोकसभा होता है, लेकिन स्टेट के बेसिस पे राज्यसभा लोकसभा को हम बोलते हैं विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। इसमें से जो राज्यसभा का जो डुप्लीकेट कॉपी है फॉर द स्टेट इज विधान परिषद एंड लोकसभा का इज विधानसभा। ठीक है, तो जैसे लोकसभा होती है सेंटर में वैसे ही विधानसभा होती है स्टेट में, जैसे राज्यसभा होती है सेंटर में वैसे ही विधान परिषद होता है स्टेट में। सारे स्टेट में विधान परिषद होना ये कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सारे स्टेट ने विधान परिषद बनाया है क्या राज्यसभा जैसा, ये काउंसिल ऑफ स्टेट जैसे होता है?
उसी तरह से विधान परिषद है क्या सारे स्टेट में, तो नहीं, ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। कुछ कुछ स्टेट में विधान परिषद है, कुछ कुछ स्टेट्स में नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 52। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। इसमें आपको टेम्परेचर कंडीशन पूछी गई है। सो हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। सो सारे स्टरलाइजेशन के टाइप आप देख लीजिए। इथिलीन ऑक्साइड से क्या टेम्परेचर है, क्या केमिकल यूज किया जाता है, किस तरह से होता है, देन केमिकल स्टरलाइजेशन में क्या है, फिजिकल मेथड क्या है। इस तरह से आपको वो स्टरलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट करना है। इसमें से आपको मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बारे में पूछा है। Options are 181 degree Celsius, option B is 91 degree Celsius, option C is 151 degree Celsius and option D is 121 degree Celsius। and आपको पता है 121 degree Celsius for 15 minutes is the answer for the moist heat sterilization। and dry heat sterilization के लिए क्या क्या होता है, ड्राई हीट के लिए डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन पे डिफरेंट टाइम कंडीशंस भी है। जैसे कि 180 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 मिनट्स नहीं, 180 डिग्री सेल्सियस के लिए आप मुझे बताओ कि कितना है। मैं बताती हूँ 160 डिग्री सेल्सियस के लिए वी हैव 120 मिनट्स, 170 डिग्री सेल्सियस के लिए वी हैव 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर। आप मुझे बताइए कि 180 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना है। और जब आप ये 180 डिग्री सेल्सियस का फाइंड आउट करने जाएंगे तब जो स्टरलाइजेशन का टेबल आएगा, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, वो सारा तभी के तभी डन कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वापस उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान में रखना। जब देखोगे तो स्टरलाइजेशन का पूरा टॉपिक देख लेना, फिजिकल मेथड, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, सारा एक टेबल में आपको मिल जाएगा इजीली। अगर आपको चाहिए तो जीडीसी क्लासेस पे भी अवेलेबल है, आपको वहां से भी मिल जाएगा। सो दिस इज डन। हमने देखा क्वेश्चन नंबर 53 जो स्टरलाइजेशन के बेसिस पे। अब तक आपने जहां जितने भी क्वेश्चन देखे हमने ये देख लिया कि यहाँ पे फार्माकोलॉजी को मिनिमम बेसिस पे रखा है। जबकि हम अगर जीपेट जैसे एग्जाम में देखें तो फार्माकोलॉजी बहुत एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। लेकिन ये जिस तरह से आरआरबी का पेपर 2019 का हम देखते आ रहे हैं, फार्माकोलॉजी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। ज्यादातर की जूरिस्प्रूडेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, ये सारे टॉपिक जो कि एकदम मिनिमल इंपॉर्टेंस रखते हैं जीपैट के टाइम पे, वो ऐसे पेपर में, आरआरबी जैसे पेपर में, गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर में कितना इंपॉर्टेंस होल्ड रखते हैं ये आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, सो जब भी आप पढ़े तो स्मार्ट वे से पढ़े, कुछ भी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें टाइम वेस्ट ना कीजिए। मेरी यही एक एडवाइस रहेगी आप सभी से। सो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, जिसमें बोला गया है हु इंट्रोड्यूस म्यूटेशन थ्योरी। अभी आपको यहाँ पे पूछा गया कि म्यूटेशन थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस की थी। सो इसी तरह से हम बाकी के ये भी देख लेंगे, बाकी के साइंटिस्ट के बारे में, ताकि अगर इनके बेसिस पे इस बार क्वेश्चन आ जाए तो हमारे लिए ये प्लस पॉइंट हो। सो फर्स्ट इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। वॉन बेयर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज हुगो डी वेरिस, ऑप्शन सी इज एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन डी इज कैमिलो गोल्गी। सो इसमें देखो म्यूटेशन थ्योरी हमारे हुगो डी वेरिस ने ये की है, इंट्रोड्यूस की है, तो यहाँ से हमको ये आंसर तो मिल गया। नेक्स्ट आंसर है वॉन बेयर ने क्या किया। ये साइंटिस्ट के बारे में बहुत मिनिमल सुना होगा। ठीक है, सो वॉन बेयर ने क्या किया था, ये आप नोट डाउन कीजिए। इन्होंने एम्ब्रियो के ऊपर स्टडी की थी। एम्ब्रियो से रिलेटेड कोई भी स्टडी पूछी जाए तो वॉन बेयर ने की थी। एम्ब्रियोलॉजी पे स्टडी या एम्ब्रियो पे स्टडी। ठीक है, एम्ब्रियो से रिलेटेड जो भी स्टडी होगी वो वॉन बेयर ने की है। देन उसके बाद एडवर्ड जेनर को तो हम बेसिकली जानते ही है, जिन्होंने वैक्सीन का ये काउपॉक्स वैक्सीन के लिए इन्होंने डिस्कवर किया था काउपॉक्स वैक्सीन को। ठीक है, इस बार मैं वापस से कह रही हूँ कि वैक्सीन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ कीजिए ना कीजिए, वैक्सीन तो डेफिनेटली करके जाइए, क्योंकि कोविड के बाद ये फर्स्ट पेपर होने वाला है आरआरबी का। 2019 के बाद 2024 में होगा एंड इसमें वैक्सीन विल होल्ड इम्पोर्टेंस। सो एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स वैक्सीन का डिस्कवरी किया था एंड कैमिलो गोल्गी, जैसे कि गोल्गी नाम से आपको पता चल रहा होगा, गोल्गी एपैरेटस के बारे में डिस्कवरी जो थी वो हमारे कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट सर ने की थी। इसमें उन्होंने क्या बताया था कि नर्व सेल्स जो होते हैं, नर्व्स को उन्होंने स्टेन किया था AgNO3 के साथ, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट के साथ। उन्होंने बताया था कि नर्व सेल जो है सिल्वर नाइट्रेट से स्टेन हो सकते हैं। तो ये डिस्कवरी की थी और उसी से उनको पता चला था गोल्गी एपैरेटस के बारे में। उन्होंने ये गोल्गी एपैरेटस को डिस्कवर किया था। ठीक है, सो हमने म्यूटेशन थ्योरी के बारे में देखा। हुई म्यूटेशन थ्योरी किसने डिस्कवर की थी, हुगो डी वेरिस ने। वॉन बेयर ने एम्ब्रियोलॉजी,
देन एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन एंड कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी। ऐसे डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में और पढ़िए। जो बेसिक साइंटिस्ट जो होते हैं, जैसे बीसीजी वैक्सीन किसने डिस्कवर की, इसी तरह से सारे साइंटिस्ट को एक बार देख लीजिए। दूसरा मैंने बोल दो, थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्टिविटी किसकी है, ये देख लीजिए। ये सारे साइंटिस्ट जो है, जो बेसिक साइंटिस्ट पूछे जा सकते हैं, सारे मत कीजिए, 20-25 आप तैयार रखिए आपके बेनिफिट के लिए। देन आता है क्वेश्चन नंबर 55। A document or set of document that serve as a basis for the batch documentation is called as। So ये जो क्वेश्चन है, ये अगेन रेगुलेटरी का क्वेश्चन है। हमने ये पेपर में इतने रेगुलेटरी के क्वेश्चन देख लिए है जो हम लोग नॉर्मल किसी पेपर में देखेंगे नहीं, बट इसमें रेगुलेटरीज के बहुत क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो रेगुलेटरी अफेयर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। सो इन्होंने पूछा है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो बैच डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इज मास्टर फॉर्मूला, ऑप्शन बी इज कैलिब्रेशन, ऑप्शन सी इज मास्टर रिकॉर्ड, या ऑप्शन डी इज कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट तो रिलेटेड हो ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी के तीनों चीज में कैलिब्रेशन भी नहीं। कैलिब्रेशन हम क्यों करते हैं, आपको पता है कैलिब्रेट क्यों करते हैं हम लोग, टू मेंटेन दैट रेफरेंस पॉइंट। कैलिब्रेशन मतलब प्रॉपरली वर्क कर रहा है, एक्यूरेसी लाने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग उसका कैलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। सो वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस स्टफ जो कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछता है। आप कंफ्यूज होते हैं तो आप कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में कंफ्यूज होते हैं। सो पहले है मास्टर रिकॉर्ड के बारे में। सो मास्टर रिकॉर्ड इज द आंसर, जिसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो बैच डॉक्यूमेंटेशन का बेसिस सर्व करता है, दैट इज मास्टर रिकॉर्ड। देन व्हाट इज मास्टर फॉर्मूला, आप चाहे तो नोट डाउन कीजिए व्हाट इज मास्टर फॉर्मूला। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, एंड प्लस डिटेल्स होती है इसमें ऑफ ऑल द मटेरियल थिंग, ऑल द इक्विपमेंट्स, ऑल द मटेरियल थिंग, ऑल द प्रोसीजर जो कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। सो सारा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है मास्टर फॉर्मूला, ये क्या है, ये एक काइंड ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको सारी मटेरियल, इक्विपमेंट्स, थिंग्स या फैसिलिटीज जो भी है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो होती है, वो सारी चीजें जो है मास्टर फॉर्मूला में दी गई है। सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिटेल्स अबाउट मटेरियल, किसके बारे में, मटेरियल्स के बारे में, प्लस इक्विपमेंट्स के बारे में। देन प्रोसीजर, सारी जो डिटेल प्रोसीजर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसीजर होती है वो डिटेल प्रोसीजर हो गई, दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस इज मास्टर फॉर्मूला। यहाँ से ये डेफिनेशन के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा कि मास्टर फॉर्मूला और मास्टर रिकॉर्ड में बेसिक डिफरेंस क्या है। मास्टर रिकॉर्ड जो है वो बेसिकली बैच डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, वेरएस मास्टर फॉर्मूला जो है एक तरह का फॉर्मूला, एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, एक तरह इंस्ट्रक्शन जिसमें क्या डिटेल्स होती है, मटेरियल के बारे में है, इक्विपमेंट्स के बारे में है, प्रोसीजर किस तरह से हम लोग एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमको मास्टर फॉर्मूला से पता चलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन डन। देन आता है क्वेश्चन नंबर 56, अगेन फ्रॉम पॉलिटी पर्सपेक्टिव। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। पहले तो बात याद रखो, जब भी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात की जाए तो ये लॉ बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है, सॉरी नॉट लॉ मेकिंग बॉडी, इट इज अ जुडिशरी का पार्ट है, ठीक है। सो जुडिशरी के पार्ट की अपॉइंटमेंट जो है हम कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस एक बार तक कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट जो कि पूरे इंडिया में हमारे लॉ मेकिंग सिस्टम में पूरे फॉलो की जाती है उसमें प्रेसिडेंट ही मोस्टली सबको अपॉइंट करते हैं। अगर आपको तुक्का भी मारना है आरआरबी एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में जिसमें अपॉइंटेड किसने किसको अपॉइंट किया ये पूछा जाए सो मोस्ट ऑफ केसेस में अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो प्रेसिडेंट वुड बी द आंसर, क्योंकि मोस्ट अपॉइंटमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं करते, एंड वाइस प्रेसिडेंट तो किसको अपॉइंट नहीं करते, दैट इज टोटली गलत आंसर, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं इंडिविजुअल्स को और उसको अपॉइंट करने का काम जो होता है वो हमारे प्रेसिडेंट का होता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जुडिशरी का पार्ट है। सो जुडिशरी रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट होगी ना तो उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसमें आंसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के बहुत चांसेस होते हैं, बट स्टिल 90% ऑफ केसेस में प्रेसिडेंट आंसर होता है। मोस्ट ऑफ दी चेयरमैन एंड इनको अपॉइंट करने का काम जो होता है प्रेसिडेंट का होता है।
जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक हो गया, यूपीएससी के जो चेयरमैन है वो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। देन उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं कि ये इंडिविजुअल जो है मैं चूज करता हूँ एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन उनको अपॉइंट करने का काम अगेन प्रेसिडेंट का होता है। सो इस तरह से जो प्रेसिडेंट है वो मोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेकिन अगर जब हम जुडिशरी की तरफ जाते हैं तो जुडिशरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये होने के चांसेस होते हैं। और जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो अगर स्टेट लेवल पे हम जब बात करेंगे तो स्टेट लेवल पे वो गवर्नर आते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पे गवर्नर ये एज अ प्रेसिडेंट रोल निभाते हैं। प्रेसिडेंट तो ओवरऑल सेंटर में, स्टेट में जो है वो गवर्नर इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, जिस तरह से प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं उस तरह से स्टेट लेवल पे गवर्नर इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है इंडिया में या पर्टिकुलर स्टेट में, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, पर इतना डेप्थ में वो नहीं पूछेंगे। जब भी पूछे अपॉइंटमेंट के बारे में, मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करते हैं। अगर जुडिशरी से रिलेटेड हो तो चीफ जस्टिस को थोड़ा सा सोचा जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस भी मोस्ट ऑफ टाइम पे नहीं अपॉइंट करते। सो आपको ये बात पता होनी चाहिए इन पर्टिकुलर, आप इतना डेप्थ में पढ़ोगे नहीं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मोस्ट ऑफ टाइम जो है प्रेसिडेंट ही आंसर होगा। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 57। माइल्ड शैम्पूज जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं कौन से सर्फेक्टेंट से? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स, तो क्लासिफिकेशन रेडी रखो सर्फेक्टेंट्स का, प्रिजर्वेटिव्स का, ऐसे करके आपको देखना है कि कौन से क्लासिफिकेशंस आते हैं। सो हमने ये भी देखा कि फार्मास्यूटिक्स टॉपिक्स जो है क्लासिफिकेशन, आपको बेसिक स्टफ, बेसिक थियरीज, बेसिक प्रिंसिपल सब बेस पे चल रहा है। कुछ भी एडवांस लेवल का पूछ रहे तो एक्सट्रीमली एडवांस लेवल का पूछ रहे, तो पहले आपका बेस क्लियर रखो, देन एडवांस पे जाना। जब तक बेस नहीं क्लियर होता तब तक एडवांस पे जाने की जरूरत नहीं है। माइल्ड शैम्पू जो है वो किससे प्रिपेयर किया जाता है? ऑप्शन ए इज अनायनिक सर्फेक्टेंट, ऑप्शन बी इज एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट, ऑप्शन सी इज कटायनिक सर्फेक्टेंट एंड ऑप्शन डी इज नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। सो द करेक्ट आंसर इज एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट, जिसमें अनायनिक प्लस कटायनिक दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं। एम्फोटेरिक यूज करते हैं माइल्ड शैम्पू जैसे कि बेबी शैम्पू जो होते हैं उनमें ज्यादा हम लोग एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट जो कि ज्यादा हार्मफुल नहीं होते, इसलिए वो यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 डन। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 पे। यहाँ पे अगेन देखो बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, सिग्मा माइनस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन व्हाट? एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट एंड एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट। एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट तो एब्जॉर्प्शन के लिए होगा, मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट मेटाबॉलिज्म के लिए होगा, एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। तो एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट जैसा कोई रेट कांस्टेंट नहीं होता, एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट को ही एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट बोला जाता है। देयर इज नो वर्ड एज सच एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट। ठीक है, मैंने तो अब तक नहीं सुना, आपने सुना होगा तो मुझे पता नहीं, बट देर इज नो वर्ड एज सच एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होता है जो यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट को डिटरमाइन करता है। यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट हमको पता चलती है ऑफ ड्रग, यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट ऑफ ड्रग हमको इससे पता चलती है, इसको हम लोग के ई बोलते हैं एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को, वेरेस एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को के ए बोला जाता है। और सिग्मा माइनस मेथड जो है वो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के लिए होती है, इससे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। गॉट इट? सो इट इज सिग्मा माइनस मेथड डन। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें आपसे कहा गया है कि ड्रग मास्टर फाइल जो होती है वो, जिसमें से जो टाइप 3 की ड्रग मास्टर फाइल होती है वो इंफॉर्मेशन क्या देती है, किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है? सो द ऑप्शंस आर ए एक्सिपिएंट्स, बी ड्रग सब्सटेंस, सी पैकेजिंग मटेरियल या डी पर्सनल या फैसिलिटीज। सी ये अगेन रेगुलेटरी अफेयर के बेसिस पे क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस के, रेगुलेटरी के क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, या तो आता है, नहीं आता तो बिल्कुल नहीं आता। इसमें आप तुक्का नहीं मार सकते जब तक आपको उसके बेसिस, उसका कुछ भी बेस पता ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना बेहतर होगा अगर आपको नहीं आता है तो, कुछ भी आइडिया नहीं है तो। देन अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं, टाइप 3 जो है वो रिलेटेड है पैकेजिंग मटेरियल से। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ड्रग मास्टर फाइल। पहले तो बताओ ड्रग मास्टर फाइल क्या होती है? व्हाट इज ड्रग मास्टर फाइल, जिसको डीएमएफ कहा जाता है? सो राइट इट डाउन, व्हाट इज ड्रग मास्टर फाइल? इट इज सबमिशन टू एफडीए to provide confidential and detailed information about facilities, drug and products, etc. ठीक है, सो ये क्या है? एफडीए को सबमिट करते हैं हम, क्या एफडीए को सबमिशन है, एफडीए सबमिशन
रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ डायरेक्टली वो एफडीए के पास होती है, बीच में की मिडल चेन वाले नहीं इसको बोलते हैं ना डिकोड कर सकते। ये इंफॉर्मेशन बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है पर्टिकुलर कंपनी के लिए, ठीक है। तो एफडीए सबमिशन होता है रिगार्डिंग टू प्रोवाइड, this is drug master file is a file which we submit to FDA to provide confidential and detailed information about facilities, drug products, हमने किस तरह से फ्रॉम गेटिंग दैट रॉ मटेरियल टिल मेकिंग दैट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है वो सारी चीजें ए टू जेड पूरा सीक्रेट कोर जो है वो ड्रग मास्टर फाइल में होता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ड्रग मास्टर फाइल, ठीक है, ड्रग प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ड्रग मास्टर फाइल, जिसमें आपको पूछा गया है कि जो टाइप 3 वाली जो होती है ड्रग मास्टर फाइल उसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो पैकेजिंग मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। अब आप सोच रहे होगे तो 1 2 3 4 कहाँ गए। सो मैं अभी बता देती हूँ। जो ड्रग मास्टर फाइल नंबर 1 होती है उसमें पर्सनल एंड फैसिलिटीज होती है। सो ना फाइल नंबर 1 में पर्सनल्स एंड फैसिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फाइल नंबर 2 में ड्रग सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फाइल 1 इज पर्सनल्स एंड फैसिलिटीज, फाइल 2 इज ड्रग सब्सटेंस, देन फाइल 3 में एक्सिपियंट्स के बारे में, सॉरी फाइल 4, फाइल 3 तो अभी देखनी ना। फाइल 3 इज अबाउट पैकेजिंग मटेरियल, फाइल 4 इज अबाउट एक्सिपियंट्स एंड फाइल 5 में क्या होता है, एफडीए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एफडीए एक्सेप्टेड रेफरेंस इंफॉर्मेशन। जो रेफरेंस ड्रग होते हैं, जो रेफरेंसेस होते हैं जिसके बेसिस पे हम हमारा रिजल्ट जज करते हैं, हमारे ड्रग प्रोडक्ट का कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट जज करते हैं। सो एफडीए ने जो एक्सेप्ट की गई रेफरेंस इंफॉर्मेशन है वो फाइल नंबर 5 में दिए जाते हैं। तो अगेन आई विल रिवाइज इट फॉर यू। फाइल नंबर 1 में हम लोग पर्सन एंड फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। फाइल नंबर 2 में हम ड्रग सब्सटेंस के बारे में डील करेंगे। फाइल नंबर 3 में हम पैकेजिंग मटेरियल के बारे में डील करेंगे। फाइल नंबर 4 में हम एक्सिपियंट्स के बारे में डील करेंगे, एक्सिपियंट्स की सारी इंफॉर्मेशन होगी। एंड फाइल नंबर 5 में क्या होगा, एफडीए ने जो रेफरेंस मटेरियल की इंफॉर्मेशन है, रेफरेंसेस की इंफॉर्मेशन है, जो एफडीए एक्सेप्ट करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन फाइल नंबर 5 में आपको मिलेगी, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 59 डन विथ ऑल द ऑप्शंस। देन आता है क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। एनालिसिस का टॉपिक है। स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर टू डिटेक्ट द डिफरेंसेस एग्जिस्टिंग इन बिटवीन 2 और मोर सैंपल। आपको पूछा है जो डिफरेंसेस है 2 और मोर सैंपल के बीच में का जो डिफरेंस है वो किससे जज किया जाता है, कौन सी ऐसी स्टैटिस्टिकल मेथड है, प्रोसीजर है जो कि हम यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज एनोवा मेथड, जिसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। देन हम नेक्स्ट सारी मेथड्स देख लेते हैं, जिसको काई स्क्वायर टेस्ट बोलते हैं या ची स्क्वायर टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम कंपेयर करते हैं ऑब्जर्व्ड रिजल्ट को विथ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो हमको रिजल्ट एक्सपेक्टेड था और जो हमको रिजल्ट मिला है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स विथ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ठीक है। देन आता है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर में क्या होता है कि हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। इसमें इसका एरर, स्टैंडर्ड एरर में क्या होता है, we know to know approximate standard deviation from the sample population, to know approx standard deviation कितना हुआ है। डेविएशन मतलब जो अप्रॉक्स पॉपुलेशन साइज में से कितना डेविएशन, कितना दूर तक वो वैल्यू गया है, इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन to know approx standard deviation of from sample population या of sample population, कितना डेविएट हुआ है, ठीक है। सो अब आप मुझे ये बताइए कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है। कमेंट में लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड देन उसका जो फॉर्मूला है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, या तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे कमेंट में जाके बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन क्या है। जरूर से नेक्स्ट
इस टर्म में, लाइक इस आरआरबी के एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, एनालिथमेटिक मीन क्या होता है? मीन होता है नॉर्मली, जैसे कि हम लोग सैंपल साइज को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, दैट इज मीन। ठीक है, सो हमने देख लिया और स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 60 डन। देन आता है क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें एसआई यूनिट्स के बारे में पूछा गया है। एसआई यूनिट सब पे तैयार रखो, एक चार्ट आता है, वो पूरा चार्ट रेडी रखो। और सीजीएस नहीं किया तो चलेगा, लेकिन एसआई यूनिट है जो करके रखो। आपको वेवलेंथ के बारे में पूछा है, सो वेवलेंथ की डेफिनेशन भी देख के रखो। सो वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? ए डेसिबल, बी मीटर, सी हर्ट्ज और डी जो है वो है सेकेंड्स। डी ऑप्शन जो है वो है सेकेंड्स। ठीक है, सो सेकेंड्स तो ऑप्शन नहीं होगा, ये टाइम का यूनिट होता है। देन इसमें से डेसिबल बचा, मीटर बचा, हर्ट्ज बचा, तो वेवलेंथ का जो आंसर है वो है मीटर। ठीक है, डेसिबल किसका आंसर होगा? ये नॉइस का ऐसा यूनिट होता है डेसिबल। हर्ट्ज क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को कहा जाता है हर्ट्ज। ठीक है, हो गया ऐसा यूनिट सबका, जिसमें हमने मीटर देखा। ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, नॉइस के लिए डेसिबल, हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। सेकंड जो है वो मिनट्स के लिए होता है। नेक्स्ट मैं आपको अगेन इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आपको कोई भी फार्मासिस्ट की एग्जाम हो, कोई भी फार्मासिस्ट गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो आपका जो ये फार्मासिस्ट फिंगर टिप जो बुक आती है हमारे जीडीसी की है, जिसमें आपको थ्योरी पार्ट भी मिलेगा और आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट भी मिलेगा। तो ये दोनों बुक आप खरीद सकते हैं जीडीसी ऐप पे जाके, ये बुक अवेलेबल है। एंड कलर्ड बुक है, जिसमें दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ पेजेस है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, दोनों बुक्स आप खरीद के ये पढ़ सकते हो। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन से क्लासेस ज्वाइन करना है, आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, आरआरबी का कोर्स जो कि करंटली रनिंग है वो भी कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप जाइए जीडीसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐसा लोगो आएगा, आप अगर ऐप स्टोर पे जाओगे देन वहाँ पे जीडीसी क्लासेस लिखो, ये लोगो आएगा। ये लोगो को डाउनलोड करो एंड देन उसके बाद आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। अगर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो हेल्पलाइन नंबर है, उसको कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आप iOS सिस्टम यूजर है तो आपको माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। माई इंस्टीट्यूट या माई इंस्टीट्यूशन ऐप है, वो डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे ORG कोड आपको पूछेगा। ORG कोड क्या है? उसमें आपको कोड डालना है जीडीसी क्लास, जीडीसी क्लास, क्लासेस या क्लास है, वो कोड डालने के बाद आपको जीडीसी वहाँ पे भी एक्सेसिबल हो जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन ऐप से रिलेटेड, ऐप के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अभी के अभी डिस्क्रिप्शन खोलिए और डाउनलोड कीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको सारी मिल जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62। ये देखो, इस सेकंड जो मैंने बोला था वो यहीं पे सेकंड पेज पे आ गया था, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बता दिया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड स्पेसिफिकली ट्रेन का क्वेश्चन है। तो ट्रेन का क्वेश्चन हो गया हमारा इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करते हैं। अ train passes a station platform in 54 seconds and a man standing on the platform in 38 सेकेंड। एक ट्रेन है, प्लेटफॉर्म को 54 सेकेंड में क्रॉस करती है और वही प्लेटफॉर्म पे एक मैन खड़ा है, उसको 38 सेकेंड में क्रॉस करती है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 29 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म? आपको प्लेटफॉर्म का लेंथ पूछा गया है। वन बाय वन सब सॉल्व करेंगे। पहले ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन इज 462, 456, 464, 458। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके। पहले तो आप मुझे बताओ, स्पीड का फॉर्मूला हम सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला है ट्रेन का स्पीड क्या है? 29 मीटर पर सेकेंड। देन आपको बोला गया ये प्लेटफॉर्म को कितने में पास करती है? प्लेटफॉर्म को पास करने में इट रिक्वायर्ड 54 सेकेंड्स एंड जो मैन है उनको पास करने में इट रिक्वायर्स 38 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब हमको पूछा है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पूछा गया है, इन द सेंस डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, सो पहले तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, जिसमें से हमारे पास जो स्पीड है वो है दोनों टाइम के लिए 29 फॉर थोड़ा मैं साइड में कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसमें से फॉर प्लेटफॉर्म एंड व्हाइल क्रॉसिंग मैन, जो ट्रेन है दोनों ही केस में जो स्पीड है वो 29 मीटर पर सेकेंड है। देन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमको प्लेटफॉर्म का देखना है। जो टाइम ले रही है वो ट्रेन वो है 54 सेकेंड्स एंड फॉर मैन इट इज कितना है? 38 सेकेंड। ठीक है, तो हम थ्रू मैन
ये डिस्टेंस जो है पूरे ट्रेन का डिस्टेंस है, यहाँ से जान सकते। कैसे जान सकते हैं, लेट मी शो यू। सो ट्रेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अभी हम देखेंगे ट्रेन का लेंथ। ट्रेन का लेंथ हमको कैसे पता चलेगा? अगर एक मैन है तो मैन का कोई लेंथ नहीं होगा, तो जब वो ट्रेन उस मैन को पास करेगी तो वो पर्टिकुलर हमको ट्रेन का लेंथ मिलेगा। वो मैन इज नथिंग, मैन के थ्रू हमको उसके ट्रेन का लेंथ मिलेगा। गॉट इट? सो हम उससे ट्रेन लेंथ ढूंढ सकते हैं। तो ट्रेन की लेंथ यानी कि ट्रेन का डिस्टेंस वाइल पासिंग ए मैन हम कैसे ढूंढ सकते हैं? फॉर लेंथ इज इक्वल टू, मैन को जब पास करता है तो स्पीड कितनी थी? 29 मीटर पर सेकेंड इंटू क्या टाइम है? 38 सेकेंड में वो उस मैन को क्रॉस करते हैं। ठीक है, सो उससे हमको ट्रेन का लेंथ मिलेगा। दैट इज कितना होता है? 1102 मिनट मीटर। ठीक है, सो ट्रेन का लेंथ मिल गया 1102 मीटर। उसी तरह से जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पास करेगी तो वो प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन का लेंथ दोनों लेंथ हमको पता चलेगी। तो हमको यहाँ से टोटल डिस्टेंस पता चलेगा। सो वो कितना है? 29 इंटू 54 जो कि है 1566 मीटर। ये बात पता चली। अभी ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है। ठीक है, ये मूव कर रही है, यहाँ पे मैन खड़ा है। तो ये जब मूव करेगी यहाँ से इस मैन को पूरी पास करेगी तो हमको इस मैन का तो कोई लेंथ नहीं होता, ट्रेन का लेंथ उससे पता चलेगा। लेकिन जब हम ये प्लेटफॉर्म से पास कर रही है और जो मिनट या जो सेकंड आपको दिखाई दे रहा है वो इस पर्टिकुलर ट्रेन का भी लेंथ है और ये ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का भी लेंथ मिला के हमको वो लेंथ मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमको दोनों लेंथ मिल गया। ट्रेन ट्रेन का लेंथ ये टोटल होगा, टोटल इसमें ट्रेन का लेंथ भी मिक्स है और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ मिक्स है, लेकिन हमको पूछा गया है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमको पता करना है। तो इसको कैसे प्लेटफॉर्म का पता करेंगे? टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, एलपी मतलब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। टोटल लेंथ है 1566 टोटल डिस्टेंस है क्योंकि इसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म का मिक्स है। और लेंथ ऑफ ट्रेन तो हमको मिल गया, दैट इज 1102 मीटर प्लस एलपी। एलपी इज फॉर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। सो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इनको माइनस करो, सो द आंसर इज 464 मीटर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट? नहीं समझ आ रहा है तो वापस से थोड़ा सा पीछे जाके रिवाइंड कीजिए। सो एकदम सिंपल था। आपको उस मैन, अगर ये मैन हो या कोई पोल हो, पोल हो गया, मैन हो गया, ये अगर स्टेशनरी स्टैग्नेंट है वहीं पे है तो वहां से हमको लेंथ ऑफ ट्रेन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैन लिखा है, यहाँ पे पोल भी आ सकता है नेक्स्ट टाइम। इसी एग्जाम में आपको पोल के बारे में बोलते हैं कि इट पासेस अ पोल इन दिस मिनट, तो वहां से आपको लेंथ ऑफ ट्रेन मिलेगा। देन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपको ढूंढना है, जैसे बताया उसको माइनस कर देना, यू विल गेट द आंसर। देन आता क्वेश्चन नंबर 63, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, लॉजिकल रीजनिंग में आता है डायरेक्शन। सो ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा ना तो आपका ये हो जाता। आपको बोला गया है यहाँ पे कि अ लेडी स्टैंड्स ऑन अ रोड फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, शी टर्न्स 48 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 72 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ? ठीक है, सो पहले तो डायरेक्शंस ड्रॉ कीजिए आपके कन्वीनियंस के लिए। इट इज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है कि अभी जो लेडी है वो फेस कर रही है कौन से डायरेक्शन में? ये लेडी है, ये इस डायरेक्शन में फेस कर रही है, ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन। सो हम बताते ये लेडी है और ये इसी डायरेक्शन में फेस कर रही है। ठीक है, मैं अभी थोड़ा दूसरा कलर यूज करूंगी फॉर योर कन्वीनियंस। ब्लू कलर यूज करूँ। ठीक है, ये लेडी ने फेस किया ईस्ट डायरेक्शन, वहां से बोला है शी टर्न्स टू 48 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फॉर 48 डिग्री। सो ये जो होता है हमारा 90 डिग्री होता है। ये जो पार्ट दिख रहा है ये दिस इज 90 डिग्री। इसका जो हाफ होगा 50% होगा। इसका जो 50% होगा वो कितना होगा? अगर वो 90 डिग्री है तो कम से कम कितना होगा बताओ? 90 डिग्री को अगर हमको हाफ करना हो तो कितना होगा? डिवाइड बाई 2 करके हमको मिल जाएगा। तो 45 डिग्री के आसपास का जो 45 डिग्री के आसपास का ये बीच में का वैल्यू होगा। अभी उसको 48 बोला है तो कम से कम वो ऐसे रोटेट हुई होगी थोड़ी सी, जस्ट 48 डिग्री बोला है तो यहाँ पे सपोज वो इतना
ये है हमारा न्यू वैल्यू, ये वाली लाइन। एंड देन उसके बाद बोला है कि अगेन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस साइड मूव हुई। देन उसके बाद बोला है 72 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब अभी यहाँ से ऐसे घूमेगी। अभी 72 बोला है, तो अगर मैं ये लाइन से नई लाइन ड्रॉ करूँ, अभी इसके लिए मैं रेड यूज करती हूँ, ये जो लाइन है हमारा जो न्यू वैल्यू है 48 वाला, यहाँ पे 48 डिग्री हो गई। तो इसको लेके अगर मुझे 90 डिग्री बनाना हो तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये अभी आपको 90 डिग्री कंसिडर करना है, जस्ट आप इमेजिनरी रखो। ये हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ से 72 बोला है, ठीक है। सो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके बीच में का अगर मैं ये देखूँ तो ये 45 हो गया, और 72 बोला तो यहाँ तक आएगी 72। तो अभी 72 में ये कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो आपको दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रही है। गॉट इट। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अगर आपकी इमेजिनरी पावर अच्छी है तो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज करते हैं। 48 डिग्री क्लॉकवाइज बोला तो प्लस, क्लॉकवाइज के लिए हमेशा प्लस याद रखो, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस याद रखो। कितना हुआ टोटल? 23 डिग्री माइनस 23 समथिंग, इजंट इट? ये जो भी आप कैलकुलेट कीजिए, मेरे हिसाब से 23 होना चाहिए। प्लस माइनस 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 साइन के हिसाब से आप देख लीजिए जो भी है। तो जो भी है ये माइनस 23 है, तो माइनस मतलब कि मैंने क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज है, एंड प्लस मतलब कि क्लॉकवाइज है। ठीक है, सो ये माइनस 23 आया, तो यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज 23, ये नेट रिजल्ट है। नेट रिजल्ट हम देखते हैं, तो जो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जितना भी दिया होगा उसको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके पहले लिस्ट डाउन कीजिए। उसमें से एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस साइन यूज कीजिए, क्लॉकवाइज के लिए प्लस साइन यूज कीजिए। देन उसको कैलकुलेट करके जो नेट रिजल्ट आता है कि वेदर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो देख लिया। अगर पॉजिटिव आया तो क्लॉकवाइज उसको घुमाइए, नेगेटिव आया तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। यहाँ पे नेगेटिव आया, नेगेटिव 23, तो उसको, अगर ये हमारा डायरेक्शन है और ये लेडी है तो उसको नेट रिजल्ट 23, तो सिर्फ हमको एंटी क्लॉकवाइज, वो भी माइनस साइन है तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस साइन है तो हमको एंटी क्लॉकवाइज 23 डिग्री घुमाना है। ठीक है, सो घूम गई और हमको नेट रिजल्ट मिल गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये सिंपल मेथड है, जस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज डन। देन आता है सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से या लॉजिकल रीजनिंग दोनों में कंसिडर कर सकते हैं सीरीज के क्वेश्चन। यहाँ पे आपको लगेगा यार ये क्या सीरीज दिया गया है, तो इसमें आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे दो सीरीज चल रहा है, टू सीरीज, 61 देन 66 देन 71, उसी तरह से 73 देन 78 एंड देन उसके बाद आपको पूछा गया है। तो आप जब देखोगे डिफरेंस ऑफ 5 है, डिफरेंस ऑफ 5 है इनमें, तो जो ऑप्शन है वो 83 आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे टू सीरीज चल रहा है, टू सीरीज दिखाई गई है और दोनों में भी डिफरेंस ऑफ 5 है। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट इस वाले आरआरबी के पेपर में आपको दो सीरीज दी गई हो और दोनों में डिफरेंस जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, या एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो या मल्टीप्लीकेशन हो। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा बोलते हैं ना, ट्रायल एंड एरर यूज करके वो चीज को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दो सीरीज चल रही थी वो हमने देख ली। आई हैव टू मूव ऑन थोड़ा फास्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें बोला अ टेस्ट विच मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड टू डिमिनिश द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड इज। ऐसा टेस्ट जो मेजर करता है कंपाउंड की एबिलिटी कि वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर को डिमिनिश करे, यानी कि रिड्यूस करे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर को रिड्यूस करना मतलब कि क्या होगा, लेट अस सी द ऑप्शन एंड देन उससे डिराइव हो सकता है। ऑप्शन ए इज हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट, ऑप्शन बी इज हाइपरग्लाइसेमिक टेस्ट, ऑप्शन सी इज लीवर फंक्शन टेस्ट, या ऑप्शन डी इज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अभी देखो दो अपोजिट ऑप्शन है, तो इनमें से दो अपोजिट ऑप्शन है। ठीक है, तो अपोजिट ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। तो हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट इज करेक्ट, बिकॉज शुगर डिमिनिश करने की टेस्ट है ना, डिमिनिश यानी कि रिड्यूस करने की टेस्ट। अगर हाइपर होता तो फिर वो इंक्रीज होता है शुगर। लिवर फंक्शन टेस्ट, आप मुझे बताइए कि एसजीओटी एसजीपीटी आपने कभी सुना है? तो ये जो टेस्ट होते हैं वो लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं। इस बार आपको पूछा गया है हाइपरग्लाइसेमिक वगैरह, हाइपोग्लाइसेमिक के बारे में। कल उठ के आपको बोलेंगे एलेनिन ट्रांसफरेज टेस्ट क्या होता है, एएलटी टेस्ट, एचजीओटी, एचजीपीटी, ये किससे रिलेटेड होता है, किसके फंक्शन से रिलेटेड होता है। यही सेम इस तरह का ही हमने पार्ट देखा था, किडनी फंक्शन टेस्ट पार्ट 1 में देखा था। आप समझ में आ रहा है कि आरआरबी के खुद के पेपर में उन्होंने कितने ऑप्शंस को उसी ऑप्शंस में से फ्रेम करके बनाया है। तो अगर वो पेपर में वही ऑप्शन को फ्रेम करके वो दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। देन आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। सीएनजी का क्या फुल फॉर्म है इन कंट्रोलिंग व्हीकल। देखो सीएनजी का फुल फॉर्म तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको उन्होंने स्पेसिफाई करके बोला इन कंट्रोलिंग व्हीक्यूलर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज कंबाइंड नाइट्रोजन गैस,
ऑप्शन बी इज कंबाइंड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी इज कॉमन नेचुरल गैस एंड ऑप्शन डी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद आप मुझे ये पॉल्यूशन से रिलेटेड पूछा, आपको रेगुलेटरी अगर ज्यादा पूछ रहे तो आपको पूछा जा सकता है कि ANDA क्या होता है। आप मुझे अभी कमेंट में बताइए व्हाट इज ANDA का फुल फॉर्म, IND का फुल फॉर्म, NDA का फुल फॉर्म। ये तीनों भी फुल फॉर्म अभी के अभी मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिए कि इनके फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि हायर चांसेस है रेगुलेटरी पूछा जा रहा है और ऊपर से फुल फॉर्म पूछा है। तो ANDA का फुल फॉर्म क्या है, NDA का फुल फॉर्म क्या है और IND का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट कीजिए अभी के अभी। और सबको कमेंट करना है, क्योंकि आप खुद लिखोगे ना तभी आपको याद आएगा, आप दूसरे के कमेंट्स पढ़ के आपको याद नहीं आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगेन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा गया, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। सबको पता है लेकिन आपको नहीं पता, तो लेट अस सी द ऑप्शन। ऑप्शन ए इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी इज सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो द करेक्ट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस बार आयरन मैन पूछा, कल उठ के आपको पूछेंगे हु इज द मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो द आंसर इज जवाहरलाल नेहरू, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। देन समुद्रगुप्त के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं होगा, क्योंकि अगर आप UPSC एस्पिरेंट नहीं है तो आप बहुत लिटिल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में रखेंगे। तो ये एंशियंट किंग थे गुप्ता पीरियड के एंड इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, या इंडियन नेपोलियन। देन उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता था पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स। अब इससे मेरे दिमाग में आया है एक क्वेश्चन और आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैन ऑफ पीस किसको कहा जाता है, मैन ऑफ पीस किसको कहा जाता है, कमेंट डाउन अभी के अभी, मैन ऑफ पीस किसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें कहा गया है द अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये तीनों चीज अवेलेबल है, फूड अवेलेबल है लेकिन एक्सेसिबल नहीं हुआ तो क्या मतलब, एक्सेसिबल है लेकिन अफोर्डेबल नहीं है तो क्या मतलब। सो ये तीनों चीज पीपल के पास होना सारे टाइम पे इज कॉल्ड एज फूड सिक्योरिटी, इसी को फूड सिक्योरिटी कहते हैं। ऑप्शन ए इज फूड सफिशिएंसी, फूड सफिशिएंसी मतलब अवेलेबिलिटी से मोस्टली रिलेट करता है, तो ये सिर्फ अवेलेबिलिटी टर्म्स पे, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं करता फूड सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी तो इट इज नॉट रिलेटेड टू फूड टर्म, वरना आपको फूड टर्म से बोला गया है। एंड सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी का इस बार पूछा जा सकता है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक हमको पूरे करने हैं। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप चाहे तो देख सकते हैं जस्ट फॉर योर पर्पस की क्या क्या है वो गोल्स। सो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम आज के टर्म्स में हम जो चीजें यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करें। ठीक है, आज जो मटेरियल थिंग्स हम यूज कर रहे हैं, आज हम नेचर को जितना यूज कर रहे हैं वो चीजें फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए, इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन कर पाए। ठीक है, स्थिरता। ठीक है, The next is question number 69. For the preparation of cod liver oil emulsion, the ratio of oil is to water is to gum is required is. अभी मुझे एक बात बोलने से पहले, मैं आपको आंसर दिखाने से पहले आपको कह देती हूँ, ये जो रेशियो होता है ना, आप ध्यान से देखिए, आपको पहले पूछा क्या जा रहा है, वाटर गम, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है गम ऑयल वाटर। तो गलती से गलत क्वेश्चन हड़बड़ी में ऐसा यस कि ये मुझे क्वेश्चन आता है करके आप गलत करके मत आना, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इस पे ही मार्क्स जाने के बहुत हायर चांसेस होते हैं। सो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे बोला है कि प्रिपरेशन ऑफ कॉड लिवर ऑयल इमल्शन में जो रेशियो रहता है ऑयल वाटर एंड गम का वो कितना रहता है। सो द ऑप्शंस आर ऑयल वाटर गम, ऐसा पूछा गया। ठीक है, 3:2:1, 2:2:1, 1:2:1 एंड 4:2:1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉड लिवर ऑयल बोला है, नेचुरल है। नेचुरल से रिलेटेड जो होता है वो फिक्स्ड ऑयल होता है। सो मैं आपको एक निमोनिक देती हूँ, FMVO। FM वाली वीडियो को सॉरी FM वाली ऑडियो याद रखो, ऑडियो ऐसे लिखा जाता है लेकिन आपको कैसे याद रखना है, ऑडियो ओ से याद रखो। ठीक है, सो FM वाली ऑडियो ऐसे याद रखो। F में आता है फिक्स्ड ऑयल, M में आता है, मैं लिखूंगी नहीं आपको बता देती हूँ, F में आता है फिक्स्ड ऑयल, M में आता है मिनरल ऑयल, V में आता है वोलेटाइल ऑयल और O में आता है ओलियोरेजिन्स। इसके जो प्रोपोर्शंस है ऑयल इज टू वाटर इज टू गम के, वो कैसे है, सिर्फ फिक्स्ड ऑयल का प्रोपोर्शन सॉरी सिर्फ फर्स्ट प्रोपोर्शन दैट इज ऑयल का प्रोपोर्शन चेंज करना, ऑयल इज टू वाटर इज टू गम है ना। देखो अगर मैं भूल सकती हूँ
हाँ, ऑयल इज टू वाटर इज टू गम है। सो ऑयल इज टू वाटर इज टू गम में आपको सिर्फ FMVO याद रखो, जिसमें से वाटर और गम का रेशियो सब में कांस्टेंट है, 2:1:1:1:1। ठीक है, सिर्फ ऑयल का रेशियो चेंज होगा, जिसमें से आपको FMVO यही सीक्वेंस में याद रखना है, FM वाली ऑडियो ऐसे याद रखो। सो F के लिए इट इज 4, मिनरल ऑयल के लिए इट इज 3, वोलाटाइल के लिए 2 एंड ओलियो रेजिन के लिए 1। सो ये 4:1 जो है वो फिक्स्ड ऑयल के लिए, और कॉड लिवर ऑयल जो है वो नेचुरल ऑयल है, उसको फिक्स्ड ऑयल में कंसिडर किया जाता है। मिनरल ऑयल मतलब मिनरल से मिलने वाला, इस तरह से आप वो देख लीजिए। जो 3:1 है वो किसके लिए है, 3:1 मिनरल ऑयल के लिए, 2:1 किसके लिए, वोलेटाइल ऑयल के लिए, ओलियो रेजिन के लिए 1:1 वाला स्टफ है। ठीक है, इसी से आपका याद हो गया होगा, मुझे पता है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 70, 30 क्वेश्चन और बचे आपके। सो लेट्स मूव फास्ट। एज पर द चेंजेस मेड इन हैच-वैक्समैन एक्ट, हाउ मेनी मंथ स्टे विल बी परमिटेड इन केस ऑफ पेटेंट लिस्टेड इन ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक जो होती है वो क्या होती है, ऑरेंज बुक में क्या होता है, ऑरेंज बुक में जो है लिस्ट ऑफ ड्रग्स होते हैं, लिस्ट ऑफ नॉट ड्रग्स, लिस्ट पहले ब्रांडेड ड्रग होते हैं, उसके जो जेनरिक इक्विवेलेंट होते हैं वो सारे ड्रग, जेनरिक बायो इक्विवेलेंट ड्रग जो होते हैं वो सारी लिस्ट होती है। और जो FDA ने सेफ माने गए ड्रग है, जो FDA मानता है कि ये ड्रग पर्टिकुलर सेफ है, हाँ अब तक सेफ है, तो वो सारी लिस्ट होती है ड्रग ऑरेंज बुक में। आप मुझे बताइए कि पर्पल बुक क्या है और ग्रीन बुक में क्या होता है, कमेंट करके बताइए पर्पल और ग्रीन बुक के बारे में, दोनों में क्या होता है। ठीक है, सो हैच-वैक्समैन एक्ट जो है उसको कहा जाता है, मैंने लिखा है, लेट मी सी, हाँ, हैच-वैक्समैन एक्ट को कहा जाता है ड्रग प्राइस कंपटीशन एंड पेटेंट टर्म रिस्टोरेशन एक्ट। ऑफ 1984, इसको कहा जाता है हैच-वैक्समैन एक्ट। ये एक्ट जो है वो जेनरिक ड्रग रेगुलेशन के लिए होता है, और एक बार इसमें जब पेटेंट आ जाता है तो वो 30 मंथ्स के लिए रहता है। रेगुलेटरी का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, ऐसे टाइम पे आपको स्किप करना ही बेहतर होता है अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, और मैक्सिमम टाइम 99% केसेस में लोगों को आइडिया नहीं होगा अगर वो रेगुलेटरी के स्टूडेंट नहीं है तो। ठीक है, सो डन विद दिस। देन आता है क्वेश्चन नंबर 71। अभी आपके क्वेश्चन के सिलसिले चालू होते हैं। अगेन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ होगा, आपको आर्ट एंड आर्किटेक्ट के बारे में, आर्किटेक्चर्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो। बराबरा केव्स जो होती है, बराबर केव्स फेमस रॉक कट आर्किटेक्ट है जो कि फाउंड होता है बिहार, आसाम, यूपी या राजस्थान में। सो द करेक्ट आंसर इज बिहार। इससे मेरा क्वेश्चन आता है, आप मुझे बताइए कि कमेंट में लिखिए लोमस ऋषि केव कहाँ है, लोमस ऋषि केव। और सेकंड बताइए लखुदियार केव कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा जा सकता है, लखुदियार केव्स कहाँ है। टेल मी कौन से प्लेसेस पे है लोमस ऋषि केव और लखुदियार केव। ठीक है, सो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। देन उसके बाद आता है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, क्वेश्चन नंबर 72। कहा गया है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन लीड्स टू डिक्रीज इन, ऑप्शन ए इज वेलोसिटी, ऑप्शन बी इज पार्टिकल साइज, ऑप्शन सी इज सरफेस टेंशन, ऑप्शन डी इज ग्लोब्यूल साइज। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन लिखा है, नॉट अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन नहीं बोला, एड्सॉर्प्शन बोला है, तो ये सरफेस टेंशन से रिलेटेड होता है। कि सरफेस टेंशन का एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, अभी समझाने जितना टाइम नहीं है, लेकिन ये सरफेस टेंशन से रिलेटेड है, बिकॉज एड्सॉर्प्शन होता है वो सरफेस पे होते रहता है। ठीक है, जिसके वजह से जो इंटरफेशियल टेंशन होता है वो डिक्रीज होता है। पार्टिकल साइज से कोई रिलेशन नहीं है, पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया का रिलेशन होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन का नहीं। ठीक है, सो ये पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन जो है सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको बोला गया है रेशो का टॉपिक है फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपको बोला है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स to boys in a school of 3600 students is 39:41. How many more girls should be admitted to make the ratio 1:1? 1:1 मतलब boys is to girls का रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले आपको बोला गया है टोटल स्टूडेंट्स कितने, टोटल है 3600 स्टूडेंट्स है। ठीक है, उसमें गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो कितना है, गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो 39:41। सो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, टोटल पार्ट्स 39 + 41 इज इक्वल टू 80 पार्ट्स। सो 80 पार्ट्स हो गए। रेशियोज को हम पार्ट्स में गिनते हैं। 80 पार्ट्स इज इक्विवेलेंट टू 3600 ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 3600 स्टूडेंट बोलो या 80 पार्ट बोलो, दोनों भी सेम हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला है, अब मुझे ये बताओ गर्ल्स का हम देखेंगे कि कितनी गर्ल्स है। 39 पार्ट मतलब हाउ मेनी अमंग दिस 3600 स्टूडेंट्स,
इस तरह से करना है। ये 39 मतलब गर्ल्स का टोटल पार्ट्स इनटू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमको क्या मिला, इसका आंसर है 1755 फॉर गर्ल्स। तो उसी तरह से बॉयज का भी आपको ढूंढना है। टोटल पार्ट ऑफ बॉयज इज 41 एंड टोटल होल पार्ट इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड बॉयज इज 80। उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से अगर मल्टीप्लाई किया तो इट इज 1845। देन उसके बाद आपको बोला गया है कि 1:1 का रेशियो करना है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज को सेम करना है। बॉयज है 1845, गर्ल्स है 1755। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 90। सो 90 गर्ल्स ज्यादा होनी चाहिए थी टू मेक दिस रेशियो एज 1:1। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 90। देन आता है व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट सीजियम। सीजियम एलिमेंट का जो है सिंबल क्या है, पहले तो Cu पहले एलिमिनेट हो जाएगा, कॉपर का सिंबल है। Ca एलिमिनेट हो जाएगा, कैल्शियम का सिंबल है। आपको कंफ्यूजन होता तो Cs या Cm में होता। सो सीजियम जैसे हम उसको प्रोनाउंस करते हैं सीजियम, तो Cs हमको ज्यादा साउंड करता है, इसलिए इसका अगर इस तरह से लॉजिक बिठाते तो आपको आंसर मिलता ऑप्शन बी। ऑप्शन Cm जो है वो Cm किसका है मुझे बताओ, Cm जो है वो किसका सिंबल है। मेरे पास आंसर है बट यू हैव टू सर्च इट व्हाट Cm मीन्स। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75। इंडिकेट द प्रॉब्लम इन डोसेज फॉर्म व्हेन कैम्फर एंड मेंथोल आर एडेड टुगेदर। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो ये बहुत बोनस क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। जब कैम्फर और मेंथोल को मिक्स करते हैं तो क्या मिक्सचर, क्या ऐसा प्रॉब्लम इंडिकेट होता है, तो वो होता है यूटेक्टिक का प्रॉब्लम, जिसमें क्या होता है कि दोनों कंपोजिशन को मिलाने की वजह से वो लिक्विड हो जाता है। ठीक है, वो लिक्विड कन्वर्जन हो जाता है उस पर्टिकुलर थिंग का। वो कंपोजिशन मिलाने की वजह से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके वो लिक्विड हो जाते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि जो एब्सॉर्ब करता है मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है। लेकिन जो मॉइस्चर एब्सॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको डेलिक्विसेंट सब्सटेंस बोला जाता है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्विसेंट में इतना माइनर डिफरेंस है कि हाइग्रोस्कोपिक मतलब सिर्फ मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है, डेलिक्विसेंट मतलब एब्सॉर्ब करके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देन एफर्वेसेंट मतलब जो बबल्स फॉर्म करता है वो एफर्वेसेंस उसको कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें कहा गया एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग। रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन का ये सेकंड क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पेपर में। देखो बार बार कह रही हूँ, एक ही पेपर में कितने बार सेम टू सेम क्वेश्चन सेम टू सेम टॉपिक्स पे रिपीट किए गए। सो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन किससे मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर, फ्लेम फोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या पोलैरिमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज द करेक्ट आंसर, जिससे हम लोग रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर से हम लोग करंट मेजर करते हैं। फ्लेम फोटोमेट्री से हम लोग पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एटम का एक्साइटेशन मेजर करते हैं। पोलैरिमेट्री से हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन या कायरल मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल से रोटेट कर पाते हैं। देन इज क्वेश्चन नंबर 77, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन ऑफ विच वन और टू लार्ज डोसेस। क्या लिखा है, लार्ज डोसेस ऑफ अबाउट 50 ml आर गिवन इन सिंगल डोज कंटेनर इज नोन एज। लार्ज डोसेस दिया जाता है इन सिंगल डोज कंटेनर। ऑप्शन ए इज टिंचर, ऑप्शन बी इज ड्रॉप्स, ऑप्शन सी इज ड्रॉट्स एंड ऑप्शन डी इज लिंकटेसिस। लिंकटेसिस तो जो थिक लिक्विड प्रिपरेशन होता है कफ प्रिपरेशन के लिए, तो ये गलत हो गया। टिंचर जो है क्रूड सब्सटेंस से, क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट करके जो ड्रग बनता है, क्रूड मटेरियल से, क्रूड रॉ मटेरियल से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं सब्सटेंस मिलता है उसको टिंचर कहा जाता है। ड्रॉप्स हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे लार्ज डोसेस बोला गया है। ड्रॉप्स हम लोग हमेशा स्मॉल डोसेस में देते हैं और मल्टीपल टाइम्स देते हैं। यहाँ पे 1 और 2 लार्ज डोसेस बोला है, तो ड्रॉप्स पहले ही हट जाता है, तो इट इज ड्रॉप्स। तो इससे पता चला है कि आपको डेफिनेशन जो है फार्मास्यूटिक्स में वो सारी डेफिनेशन करना इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78। अगेन पार्ट 1 में हमने ऐसे कितने क्वेश्चन देख लिए और पार्ट 2 में अगेन पूछा गया आपसे। एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट इज कॉमनली नोन एज रोशेल सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, कॉस्टिक सोडा या टार्टर एमिटिक। सो ये तीनों हमने पार्ट 1 में देख लिया कि क्या मतलब होता है। यहाँ पे जो आंसर है वो टार्टर एमिटिक है। सी, यही ऑप्शंस यही क्वेश्चन में डाले भी, यही ऑप्शन में भी डाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ गए, यू कैन इमेजिन। सो इट इज टार्टर एमिटिक। एमिटिक का मतलब होता है वॉमिटिंग एजेंट और एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट इज अ टार्टर एमिटिक। Question number 79. Brownian motion is observed if the particle size is reduced to. Brownian motion means मतलब movements, जो movements होती है particles की वो कब observe होती है, एक particle size कितने level पे decrease होता है, reduce होता है, तब observe होती है। Option A is 6 micron, option B is 2 micron, 8 या 4 micron. So हमेशा जो Brownian motion होता है वो 2 to 5 micron का जब particle size होता है तभी observe होता है। ठीक है, 2 to 5 micron याद रखो। देन उसके बाद होता है as per Drug and Cosmetic Act 1940 एंड रूल 1945। शेड्यूल ए जो होता है, शेड्यूल ए में क्या होता है, मैंने सारे शेड्यूल्स को जो
थोड़े देर में रिलीज कर दिया जाएगा जीडीसी क्लासेस पे, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। सारे शेड्यूल्स को एक एक शेड्यूल को ट्रिक से रिलेट करके बताया जो आपके दिमाग में बैठेगी बैठेगी। सो वो अब तक रिलीज होना बाकी है, तो जब रिलीज होगी तब आप देख लेना शेड्यूल्स की वीडियो, ठीक है। सो शेड्यूल है जो फॉर्म से रिलेटेड होता है, शुड बी यूज टू ग्रांट लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदा एंड यूनानी ड्रग इज 24D, 24A, 24C एंड 24B। यानी कि शेड्यूल से रिलेटेड है और ऊपर से फॉर्म से रिलेटेड ड्रग है। फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स पूछा गया है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है। फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। सो इट इज आंसर इज 24D। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81। रूल 134 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स stipulate that no cosmetic shall be imported which contain a coal tar color other than one prescribed in the schedule। अब यहाँ पे शेड्यूल पूछा गया है। ऑप्शन ए इज सी, ऑप्शन बी इज एम, ऑप्शन सी इज क्यू एंड ऑप्शन डी इज एन। सो मैंने कैसे याद रखाया था, शेड्यूल्स की जो वीडियो आएगी उसमें मैंने याद रखाया है। शेड्यूल एस को हम कैसे याद रख, दिस इज फॉर क्यू, यस। सो शेड्यूल क्यू को कैसे याद रखते हैं, क्यू से कलर्स याद रखो। कलर्स कैसे लिखा जाता है, COLOR, उसको कलर्स याद रखो, ठीक है। सो आपको क्यू याद आ जाएगा। सो क्यू जो शेड्यूल है वो कलर से रिलेटेड है, ऐसा याद आ गया। देन हमने सी को कैसे याद रखा था, बायोलॉजिकल सब्सटेंस से BC करके, ठीक है। बी फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल सब्सटेंस सी में दिया गया है। एम को कैसे, GMP सबको पता है। एन को कैसे याद रखा है, सब आपको शेड्यूल्स की वीडियो में मिल जाएगा। एन इज फॉर दी फार्मेसी में कितना नंबर ऑफ इक्विपमेंट चाहिए फार्मेसी को रन करने के लिए, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स कितने चाहिए, ये होता है शेड्यूल एन। देन एम को GMP बोला जाता है और सी में बायोलॉजिकल सब्सटेंस के बारे में। देन क्वेश्चन नंबर 82 जिसमें बोला है एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल कॉजेस चेंजेस इन। जो IR रेडिएशन, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं IR रेडिएशन में, जब वो एब्जॉर्प्शन करते हैं IR रेडिएशन का मॉलिक्यूल, तो वो क्या चेंजेस होता है। ऑब्वियसली वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में चेंजेस होता है, जिसकी वजह से हमको पीक्स मिलते हैं। जब हम लोग वो ग्राफ देखते हैं IR का, तब पीक्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग वाइब्रेटेड, दे आर एक्साइटेड टू अनदर फेज, ठीक है। एंड उसकी वजह से हमको वाइब्रेशनल एनर्जी के थ्रू हमको वो पीक्स मिलते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नॉट रिलेटेड, स्पिन रिवर्सल, रोटेशनल एनर्जी, ये सब नहीं रिलेटेड होता है। देन उसके बाद कॉग्नोसी का पूछा गया है, लिग्नेंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, लिग्नेंस के बारे में पूछा है। पोमोग्रेनेट, फ्लैक्स सीड, सोए या लाइकोपिन, ठीक है। सो आपको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट सारे याद नहीं रखने, पर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है सारे ड्रग्स के, हर्ब्स के, वो याद रखना जरूरी है फार्माकोग्नोसी में। एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और उनके बायोलॉजिकल सोर्स। सो पोमोग्रेनेट आंसर नहीं है, लिग्नेंस जो है वो फ्लैक्स सीड से रिलेटेड है, ठीक है। फ्लैक्स सीड में आता है लिग्नेंस। और कुछ हमारे पोमोग्रेनेट में आता है फिनोलिक्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। देन लिग्नेंस प्लस लिनोलेनिक एसिड्स जो है वो फ्लैक्स सीड में देखते हैं। सोए में हमको मिलता है सोए प्रोटीन प्लस फाइबर्स प्लस आइसोफ्लेवोन्स। देन लाइकोपिन तो इटसेल्फ हमको टोमेटोज में मिलता है, ठीक है। लाइकोपिन इटसेल्फ इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, सो लाइकोपिन तो आप एलिमिनेट कर देते पहले ही, बचे हुए तीन में कंफ्यूज भी होते। तो लिग्नेंस हम फ्लैक्स सीड को लिनम उसिटाटिसिमम बोलते हैं, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है लिनम उसिटाटिसिमम। सो लिनम से हमको एल लिग्नेन से कुछ रिलेट करके आप तुक्का भी मारते तो फ्लैक्स सीड पे मार सकते थे। देन आता है क्वेश्चन नंबर 84। विच टाइप ऑफ मेजर वोलाटाइल ऑयल आर कंटेन इन सिनेमन। सिनेमन में कौन सा मेजर वोलाटाइल ऑयल है। सिनेमन का जब हम याद रखते हैं तो हम बेसिक याद रखते हैं सिनेमन अल्डिहाइड। सो अल्डिहाइड कंपाउंड प्रेजेंट है, सिनेमन अल्डिहाइड हम याद रखते हैं। कीटन कंपाउंड नहीं है, एस्टर नहीं है और फिनोलिक नहीं है। सो एक बेसिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हमको हमेशा याद रहा है, दैट इज सिनेमल अल्डिहाइड। सो इट इज अल्डिहाइड कंपोनेंट। इजी क्वेश्चन था। देन आता है क्वेश्चन नंबर 85। अगेन जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनी अनडिजायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फीचर ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी या पोल्यूशन। सो ऑप्शन इज पोल्यूशन। पोल्यूटेंट जो है वो पोल्यूशन कॉज करते हैं। एंड आपको बोला गया एनी अनडिजायरेबल चेंज जो कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, एयर, लैंड एंड वाटर पे होता है, उसको कहा जाता है पोल्यूशन। इकोसिस्टम, इकोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड रिलेशन रखती है, देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम मटेरियल इन दिस इकोलॉजी। ये जो होता है वो उससे टर्म रिलेटेड है। ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कि हैबिटेट क्या होता है, ये पूछा जाएगा। नीश क्या होता है ये बताओ, हैबिटेट क्या होता है ये बताओ। देन उसके बाद इकोलॉजी हो गया, इकोसिस्टम हो गया, बायोस्फीयर क्या होता है। इकोसिस्टम जो है वो जैसे कि सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी, सेल इज यूनिट बोलते हैं ना, बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी, इसको सेल बोला जाता है।
वैसे ही बायोस्फीयर का बेसिक यूनिट जो होता है वो होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। आप मुझे बताओ कि बायोस्फीयर क्या होता है। आपको इसमें कौन सी चीजें याद रखने में बता देती हूँ। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है देख लो, निश क्या होता है देखो, हैबिटेट क्या होता है देखो, देन इकोसिस्टम वगैरह डेफिनेशंस देख लो, देन इकोलॉजी होगी, देन बायोस्फीयर देख लो, बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है। देन हाँ, फिलहाल इतना ही आप एक बार चेक कर लीजिए। देन उसके बाद आता है अपेरेंट बल्क डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ml पर ग्राम, ग्राम पर ml, परसेंटेज या डिग्री सेल्सियस। देखा, अपोजिट अपोजिट में से एक आंसर होने का चांसेस होता है। सो डेंसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम लोग ग्राम, मिलीग्राम सब इसमें देखते हैं, वॉल्यूम को ml या लीटर में। सो इट इज ग्राम पर ml इज द करेक्ट आंसर। जस्ट हम लोग अगर फॉर्मूला याद है तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेते थे, या फिर आपको तुक्का मारना होता तो ए या बी में से आपको एक मारते तो 50-50 चांसेस होता राइट या रॉन्ग होने के। देन इज क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें आपको पूछा गया लेसिथिन इज एन एग्जाम्पल फॉर ए अमाइन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, बी ऑर्गेनिक एसिड अल्कोहल एस्टर, सी क्विनोलिन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, या डी फिनोलिक टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो लेसिथिन जो है वो एग्जांपल है एमाइन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एज सच ये ट्रेडिशनल एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस में लेसिथिन नहीं आता, बट स्टिल इसके पास एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था, लाइक पेस्ट नहीं हुआ, देयर वाज सम इशू आई थिंक, कुछ हो गया तो स्ट्रक्चर अभी उड़ गया है। तो प्लीज जाके लेसिथिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो यू विल गेट दैट अमाइन, अमाइन का ग्रुप आपको मिलेगा। और यहाँ पे पूरा लेसिथिन का जो भी रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये अमाइन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है लेसिथिन। देन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होता है वो उसके बारे में पूछा गया है। सो इट इज अ बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स, इट इज एज अ बंडल ऑफ 4 अल्फा हेलिक्स, अ बंडल ऑफ 5 अल्फा हेलिक्स, या बंडल ऑफ 6 अल्फा हेलिक्स। सो अगर आपने रिसेप्टर का बेसिक पढ़ा है तो इट इज अ बंडल ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स। 7 अल्फा हेलिक्स का बंडल होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। सो रिसेप्टर अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम फार्माकोलॉजी। अब तक देख रहे होगे कि कोलॉजी के ड्रग्स आपको नहीं पूछे गए, अब तक कोई भी ड्रग नहीं पूछा गया आपको। डिजीज पूछ रहे, साइड इफेक्ट पूछ रहे, रिसेप्टर के बारे में पूछ रहे, बस बेसिक करके जाओ सब कुछ हो जाएगा। देन आता है क्वेश्चन नंबर 89। साउंड कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वाटर, स्टील या एयर। सो साउंड कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, क्योंकि कोई भी चीज साउंड को ट्रैवल करने के लिए है ना, पार्टिकल का वाइब्रेशन होना जरूरी है। अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम में कोई पार्टिकल ही नहीं है तो वो साउंड ट्रैवल ही कैसे होगा, क्योंकि साउंड इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव ना। सो पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरैक्शन होगा तब साउंड ट्रैवल होगा, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल ही नहीं है तो वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं हो सकता। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट 10 क्वेश्चंस, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज वायरल वैक्सीन, एंटी सीरम, बैक्टीरियल वैक्सीन या टॉक्सोइड वैक्सीन। अब ये और ये काइंड ऑफ सिमिलर ऑप्शंस है, तो इसमें से एक होने के चांसेस है। अब देखो, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बैक्टीरियल वैक्सीन नहीं है, ये क्या है, वायरल वैक्सीन है। तो इसमें आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि वायरल और डिजीजेस क्या है, वायरल वैक्सीन क्या है। अगेन इसी पर्टिकुलर पेपर में 2019 के पेपर में इतने आपको वैक्सीन के क्वेश्चन मिल गए, कितने सारे वैक्सीन के क्वेश्चन मिल गए। जब तो कोविड इंडिया में आना भी बाकी था, अप्रैल का पेपर, ये जुलाई का पेपर है राइट, और कोविड आया था दिसंबर ऑफ 2019 में इंडिया में, और ये जुलाई 2019 का पेपर है। जब जुलाई में होने के बावजूद इतना अगर वैक्सीन का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, तो 2024 में जो कि कोविड के इतने साल बाद ये पेपर होने वाला है, उसमें क्या वैक्सीन का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कितना डेप्थ तक पूछेंगे ये भी आप सोच लीजिए। तो प्लीज वापस से लास्ट बार वैक्सीन डेफिनेटली करके जाना। सो स्मॉल बॉक्स वैक्सीन जो है वो वायरल वैक्सीन है। व्हाट इज एंटी सीरम्स? एंटी सीरम क्या होता है, जो सीरम होता है उसमें हम एंटीबॉडीज होती है, ये जो होती है वो पैसिव इम्यूनिटी के लिए होती है। सो हम लोग सीरम देते हैं जिसमें पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अगर बॉडी अगर हमारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर पाती है तो हम उसको सीरम का ये देते हैं इंजेक्शन। सीरम में पहले से एंटीबॉडीज होती है, वो डायरेक्टली उसको पैसिव इम्यूनिटी मतलब डिफेंस के लिए काम आ जाता है। टॉक्साइड क्या होता है? टॉक्साइड जो होता है वो टॉक्सिन ही होता है, टॉक्सिन केमिकल ही होता है, लेकिन वो एज अ वैक्सीन यूज किया जाता है। वो एंटीजेनिक होता है बट इतना भी हार्मफुल नहीं होता कि वो हेल्थ को मतलब डिटोरिएट करे या लाइफ थ्रेटनिंग हो। सो टॉक्सॉइड इज अ टॉक्सिन या एंटीजेनिक सब्सटेंस
It is chemically modified toxin, but it is no longer toxic, but still antigenic, so that it can be used as vaccine. ठीक है? So it is chemically modified toxin, but it is not so toxic that, but still can be used as antigenic still can be used as antigenic to be used as vaccine. Next is वैक्सीन से आपको पता है मैंने क्या क्या याद रखना बोला तो वो याद रख लेना, बेसिक वैक्सीन भी याद रख लेना. व्हाट इज एमएमआर? वैक्सीन से मुझे याद आ रहा है, व्हाट इज एमएमआर इन वैक्सीन? वैक्सीन में एमएमआर क्या होता है? एमएमआर वैक्सीन बताइए मुझे. ठीक है. देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91. इसमें पूछा गया एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ, सेल मेम्ब्रेन बैरियर या ब्लड प्लासेंटल बैरियर. ये दोनों जो है वो ब्रेन के पार्ट से रिलेटेड है, बाकी का चीजें जो है नॉन ब्रेन इश्यूज है. ब्लड प्लासेंटल बैरियर में नहीं होता. एस्ट्रोसाइट जो है एस्ट्रोसाइट स्टार टाइप ऑफ कुछ नर्व सेल्स होते हैं. ठीक है. आपने अगर ब्रेन चैप्टर पढ़ा होगा सीएनएस वाला, सीएनएस एएनएस, उसमें आपने जरूर से ये पढ़ा होगा एस्ट्रोसाइट्स के बारे में. तो आता होगा तो ठीक है, लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर का पार्ट है, बिकॉज ये एस्ट्रोसाइट टोटली सीएनएस का पार्ट होता है. सॉरी, हाँ, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है. सो ब्लड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर में नहीं आता, क्योंकि ब्लड ऐसा बॉडी का ब्लड भी बोल सकते हैं ना. तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस. एंटायरली एस्ट्रोसाइट जो है वो सीएनएस का पार्ट होता है एंड ब्लड ब्रेन बैरियर में यू कैन फाउंड इट. क्वेश्चन नंबर 92. इसी तरह का क्वेश्चन हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़ा था पार्ट 1 में, तब देखा था. सेम क्वेश्चन को हम उसी क्वेश्चन के बेसिक को टाइप को यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 92 अगेन सॉल्व कर सकते हैं. अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म. तो पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला था सबका निकालेंगे. तो इट इज ROR फॉर ईथर, R C डबल बॉन्ड O, OR is for ester, R C डबल बॉन्ड OH is for aldehyde and R C डबल बॉन्ड O NH2 is for NH2 या R. दिस इज फॉर अमाइड. ठीक है. अब आपको बोला है अल्कोहल, तो पहले हम अल्कोहल निकालेंगे ROH. रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड, सो कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन निकालो, C डबल बॉन्ड O OH. कोई भी एक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट हो रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? तो अब देखो H2 को रिमूव करो, ये गया और ये गया, बचा हुआ प्रोडक्ट क्या होगा? R. H2O तो गया, तो वापस आएगा O, यहाँ से ज्वाइंट होगा. ठीक है, यहाँ से ज्वाइंट होगा. ठीक है, O C डबल बॉन्ड O एंड आ गया R. सो ये किसका स्ट्रक्चर है? आपको ये मिलता जुलता स्ट्रक्चर दिखा. इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईस्टर माइन प्लस H2O. H2O निकालने के बाद जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उसको ज्वाइन कर लिया. तो पहले वापस से मैं बता देती हूँ जो मैंने पार्ट 1 में भी बताया था. पहले से आपका बेस ड्रॉ कर दो, किस तरह से दिखता है वो, तो हमने वैसे ड्रॉ कर लिया. एंड देन उसके बाद जो बेसिक लिखा है उसको सिर्फ ड्रॉ करो और देन रिएक्ट करो. कोई भी रिएक्शन में हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम H2O को ही बाहर निकालते हैं और जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसको बना देते हैं. तो ये स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही करना है. हमको क्या मिला है? ईस्टर का स्ट्रक्चर. सो 92 क्वेश्चन डन. देन आता है क्वेश्चन नंबर 93. यहाँ पे भी मैंने एक इमेज डाला था जो कि नहीं दिख रहा है. सो अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट आप जाके प्लीज गूगल पे सर्च करके ये डाल देना. सो एक्सिस बोन जो है, एक्सिस इज अ बोन ऑफ A स्पाइनल कॉर्ड, B लेग, C फोरआर्म या D स्कल. सो ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है. जो स्कल होता है ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ पे एक्सिस बोन प्रेजेंट होता है. ठीक है. सो इट इज पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. काइंड ऑफ बोन का रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपने किया होता तो आपको आ जाता. देन आता है क्वेश्चन नंबर 94. द सोर्स ऑफ विनक्रिस्टिन इज, विनक्रिस्टिन जो है वो किसका सोर्स है? मुझे ये बताओ. विनक्रिस्टिन को हमने एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है. विनक्रिस्टिन में क्या होती है? एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होती है. सो काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट भी है. सो द सोर्सेस या बायोलॉजिकल सोर्स पूछा गया है. ऑप्शन ए इज कैथरैंथस रोजियस, ऑप्शन बी इज पुनिका ग्रैनेटम, ऑप्शन सी इज सोलानम पेनिकुलेटम या ऑप्शन डी इज रिसिनस कम्युनिस. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कैथरैंथस रोजियस बोला जाता है विनक्रिस्टिन को, बायोलॉजिकल सोर्स है. देन उसके बाद आपको मुझे बताना है कि सोलानम पेनिकुलेटम किसको कहा जाता है. सोलानम पेनिकुलेटम किसको कहा जाता है? कमेंट कीजिए. मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं. अगर आप बहुत सीरियस है आपके प्रिपरेशन को लेके तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट में करेंगे. लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी लेजीनेस दिखाते हैं और सिर्फ दूसरों के कमेंट पे डिपेंड है आपके आंसर्स के लिए, तो आप खुद ही सोचिए कि आप कितने ट्रूली डेडिकेटेड है इस प्रिपरेशन के लिए. दिस इज अ रियलिटी चेक फॉर यू. सो मुझे बताइए कि सोलानम पेनिकुलेटम किसके लिए, किसका बायोलॉजिकल सोर्स है? देन पुनिका ग्रैनेटम जो है वो पोमोग्रेनेट का सोर्स है.
ठीक है। उसके बाद रेसिनस कम्युनिस जो है वो कैस्टर ऑयल सुना है, उसका सोर्स है रेसिनस कम्युनिस। देन उसके बाद पूछा गया है सिनोनिम ऑफ इंडियन स्क्विल। सो कॉग्नोसी में क्या इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम इंपॉर्टेंट, देन उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स इंपॉर्टेंट और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट। सो सिनोनिम ऑफ इंडियन स्क्विल पूछा गया है, ऑप्शन ए इज सी अनियन, ऑप्शन बी इज याम, ऑप्शन सी इज लेकरिस रूट या ऑप्शन डी इज एरो पॉइजन। सो सी अनियन इज द करेक्ट आंसर। याम किसको बोला जाता है, डियोस्कोरा जो है, डियोस्कोरिया जो होता है उसको याम कहा जाता है। लिकरिस रूट तो इटसेल्फ लिकरिस रूट से पता चल रहा है। एरो पॉइजन हम लोग ने क्यूरारे सुना है, ट्यूबरकुलारिन जिससे मिलता है क्यूरारे का, इसको एरो पॉइजन कहा जाता है। गॉट इट। 95 क्वेश्चन डन। लास्ट 5 क्वेश्चन रिमेनिंग फॉर दिस पेपर। इन सर्टन कोड लैंग्वेज एप्पल को कोड किया जाता है SDSHO। सो डाउट को किस तरह से कोड किया जाता है, कोडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सिलोजिज्म, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एप्पल को अगर यहाँ पे बोला गया एप्पल जो है उसको कोड किया है SDSHO करके। आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा यार ये कैसे किया तो कैसे किया, एंड डाउट को हमको पूछा गया कि किस तरह से कोड कर सकते हैं। सो अगर आपको एक भी फर्स्ट भी लेटर मिल जाता है ना, देन आप चारों में से डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिल जाता है, बाकी के ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सो किस तरह से ये दिया गया, एप्पल A प्लस BCD, ए में अगर हम लोग +3 ऐड करेंगे तो D मिलता है, ठीक है, A से +3, ABCD, ठीक है। देन उसी तरह से PQRS +3। सो इसी तरह से प्लस करते गए तब हमको ये मिला है। तो A के बाद आएगा D, देन कोडिंग कैसा है ये पता है, A के बाद आएगा D, P के बाद आएगा S, P के बाद आएगा S, L के बाद आएगा O और E के बाद आएगा H, ठीक है। सो EFGHLMNO, ठीक है। सो इसको बाद में इन्होंने ऐसे अरेंज किया है और इसका वाला जो है ऐसे का ऐसे। सो इसकी वजह से ये जो कोड बन गया वो हो गया SD, क्योंकि इंटरचेंज हो गया, ये इंटरचेंज हो गया, ये इंटरचेंज हो गया, हो गया और ये S, सो इसलिए हो गया SDSHO। अब डाउट का तो इजी हो गया, सो DEFG, ठीक है। तो अगर डाउट का बोला जाए तो इट इज G, देन OQRS, सॉरी OPQR, ठीक है। सो डाउट का क्या आएगा R, देन उसके बाद आएगा U के बाद UVWX, देन E एंड देन इसका W। आप देख लीजिए OPQR, D के बाद DEFG, इस तरह से +3 करके सबको करो एंड देन उनको रीअरेंज करो। इस तरह से ये रीअरेंज किया है तो इसको हमको मिलेगा RG, देन उसके बाद X आ गया, यहाँ पे W और यहाँ पे आएगा E। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर मिल गया। अगर आपको फर्स्ट वाला भी मिल जाता तो हो जाता, लेकिन अगर ये थोड़ा टफ इसलिए हो गया था बिकॉज आपको ये रीअरेंज करके दिया गया, अगर रीअरेंज डायरेक्टली देते तो सबको आ जाता, पर काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन। देन आता अगेन शेड्यूल्स का क्वेश्चन। सी शेड्यूल्स कितने इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है शेड्यूल्स को। आई होप कि वो वीडियो यूट्यूब पे रिलीज हो, अगर यूट्यूब पे रिलीज होती है तो डेफिनेटली गो एंड वॉच। अंडर विच शेड्यूल GMP प्रैक्टिस जो है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए दी गई है। सी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे शेड्यूल M दिया गया है, लेकिन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे GMP प्रैक्टिस बोला गया है आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी ड्रग्स के लिए, ठीक है। आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी ड्रग्स के लिए पूछा गया है। तो शेड्यूल S, शेड्यूल M, शेड्यूल T। तो कंफ्यूज होते तो शेड्यूल M में ही होते, बाकी की चीज अगर आपको पता नहीं है तो शेड्यूल M को आप चूज करके आ जाते, लेकिन इट इज गिवन इन शेड्यूल T, ठीक है। एंड शेड्यूल Z नाम का कोई शेड्यूल नहीं होता, वो अगेन रिपील कर गया है। एस से हमको किस तरह से मैंने याद रखवाया, एस से अगर सुंदर बनने के लिए वी नीड टू यूज कॉस्मेटिक्स, तो कॉस्मेटिक का जो स्टैंडर्ड है वो एस में दिया गया है। एस फॉर सुंदर बनने के लिए वी यूज कॉस्मेटिक्स, सो एस फॉर कॉस्मेटिक्स का जो स्टैंडर्ड है वो शेड्यूल एस में दिया गया है। एम तो GMP से रिलेटेड, और टी मैंने किस तरह से याद रखाया था, ASU करके, धासु जो होता है उसको मैंने टासु करके याद रखवाया था। सो टी आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी का GMP प्रैक्टिसेस होता है। इस तरह से मैंने उस शेड्यूल वाली वीडियोस में याद रखा है। शेड्यूल Z नहीं होता, शेड्यूल Y तक ही है। Y जो होता है वो क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड होता है।
देन क्वेश्चन नंबर 98, अगर इरेक्शन ऑफ द रैट टेल इज ऑब्जर्व बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, रैट का जो टेल होता है उसका इरेक्शन किसकी वजह से होता है? नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद होता है, कॉक्स-2 इनहिबिटर के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद होता है, ओपियोइड एनाल्जेसिक के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद होता है, या कॉक्स-1 इनहिबिटर के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। सो द आंसर इज ओपियोइड एनाल्जेसिक इनहिबिटर। ठीक है, क्योंकि आपने एक सुना होगा मॉर्फिन इंड्यूस टेल इरेक्शन, माइट, इस बारे में सुना है आपने, जिसमें बोला जाता है मॉर्फिन इंड्यूस्ड टेल इरेक्शन, जिसमें मॉर्फिन के थ्रू जो टेल इरेक्शन होता है। इसलिए जो ड्रग रैट का जो टेल का इरेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? मॉर्फिन। मॉर्फिन इज ओपियोइड एनाल्जेसिक, सो ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग की वजह से देयर इज अ टेल इरेक्शन ऑफ दिस रैट। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल डैश एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो इट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पहले देख लेते, थर्मल एनर्जी तो हीट रिलेटेड एनर्जी से कनेक्टेड है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल पार्टिकल से रिलेटेड है। देन उसके बाद आता है केमिकल एनर्जी, केमिकल बॉन्ड्स में होती है, जो केमिकल बॉन्ड होते हैं उसमें वो केमिकल एनर्जी होती है, जैसे कि एंडोथर्मिक एनर्जी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ये जो है वो केमिकल एनर्जी से रिलेटेड होती है। गॉट इट। देन उसके बाद हम देते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस जो है वो डिटरमाइन होते हैं किससे? कंडक्टोमेट्री से, एम्पीरोमेट्री से, कैलोरीमेट्री से, या लास्ट वन इज पोटेंशियोमेट्री से। सो द करेक्ट आंसर इज एम्पीरोमेट्री। सो इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं जो कि रिड्यूस हो सकते हैं? दे अंडरगो रिडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टिपिकली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो ये क्या है? रिडक्शन कॉज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से बाय गेटिंग दैट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। एम्पीरोमेट्री से हम लोग जज करते हैं, कंडक्टोमेट्री से हम लोग कंडक्टेंस जज करते हैं। ठीक है, कैलोरीमेट्री से हम क्या जज करते हैं? इट इज मेजरिंग द हीट ट्रांसफर बिटवीन और फ्रॉम टू पार्टिकल्स, हीट ट्रांसफर फ्रॉम और फ्रॉम सब्सटेंस और टू सब्सटेंस। सो इट इज हीट ट्रांसफर, किसमें? सब्सटेंस के अंदर, या सब्सटेंस से हीट ट्रांसफर होना या सब्सटेंस में हीट ट्रांसफर होना इज रिलेटेड टू कैलोरीमेट्री। या पोटेंशियोमेट्री जो है वो हम लोग क्या ढूंढते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसके लिए हम लोग पोटेंशियोमेट्री यूज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 का पेपर। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी चीज चाहिए हो, तो डू विजिट दिस जीडीसी वाला ऐप एंड प्लीज डू चेक आउट दिस 2 बुक्स। इसके जो सैंपल्स है वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे जीडीसी ऐप में जाइएंगे। आप जब जीडीसी ऐप में जाएंगे तब वहाँ पे सैंपल्स है, सैंपल कॉपी है, तो वहाँ पे सैंपल देख लीजिए दोनों बुक्स का एंड डिसाइड वेदर यू वांट इट और नॉट। एंड प्लीज डू गुड इन दिस आरआरबी फार्मासिस्ट 2024 के पेपर में। आई होप ये जो पूरा वीडियो है आपके डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। हमने सारे क्वेश्चंस के साथ सारे ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लिया है एंड इससे आपकी फुल प्रूफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने ये भी डिराइव कर लिया कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें देखी। हमने ये भी देख लिया कि कोलॉजी से ड्रग के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि 2024 में भी नहीं पूछा जाए। सो बी रेडी विथ योर फुल प्रूफ प्रिपरेशन एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड टू जीडीसी क्लासेस। थैंक यू।